Hello everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is ectopic pregnancy और extrauterine pregnancy. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ectopic pregnancy क्या होती है, किस तरह की विमेंस को ectopic pregnancy होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर फिर भी किसी को ectopic pregnancy हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी किस तरीके से होती है। तो ये सब चीज़ें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी को समझने के लिए हमें उससे पहले एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है वो समझना ज़रूरी है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये वेजाइना है, दिस इज़ यूट्रस, ये ओवरीज़ हैं और ये फलोपियन ट्यूब है। अब होता क्या है, यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करता है, यहाँ से ओवरीज एग रिलीज़ करती हैं और इस जगह पर आकर हमारा एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। फिर जो वो फर्टिलाइज सेल्स होते हैं वो मूव करते हैं हमारे यूट्रस की तरफ और यहाँ पर जाकर इम्प्लांटेशन होता है और यहाँ पर फिर वो बेबी डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, फीटस डेवलप होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का प्रोसीजर होता है। बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है वो ट्रैवल करके यूट्रस तक नहीं आता है। ठीक है, बाकी फर्दर हम आगे डिस्कस करते हैं। सो एक नॉर्मल और इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी कैसी होती है कि जो एम्ब्रियो है वो हमारे यूट्रस के अंदर आकर इम्प्लांट होता है। ये हमारी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसे हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन, मतलब यूट्रस के अंदर। अब हम बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी क्या होती है। नॉर्मल हमें समझ में आ गया, अब हम एबनॉर्मल इजीली समझ सकते हैं। An ectopic pregnancy occurs when a fertilized egg implants and grow outside the main cavity of the uterus। मतलब अभी हमने क्या जाना कि जो एम्ब्रियो है वो हमारे यूट्रस के अंदर जाकर इम्प्लांट होगा, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूट्रस के अलावा कहीं बाहर जब जो ये फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट हो जाए उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, या फिर हम कहें एक्स्ट्रा यूटेराइन, मतलब यूटेराइन के बाहर जो प्रेगनेंसी हुई है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल एक्टोपिक प्रेगनेंसीज मोर देन 90% अकर इन द फ्लोपियन ट्यूब। अब फ्लोपियन ट्यूब क्या थी? फ्लोपियन ट्यूब हमने जाना था कि ये है हमारी फ्लोपियन ट्यूब्स। ठीक है, दिस वन जो ओवरी से कनेक्ट होती है और यूट्रस से कनेक्ट होती है, इसके बीच की जो ट्यूब है। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उनमें 90% चांसेस क्या होते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यहीं पर ही इम्प्लांट हो जाता है, इस ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज कॉल्ड अ ट्यूबल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब्स दो कनेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं जो हमारी ओवरीज को हमारे जो यूट्रस है वूम है उससे कनेक्ट करती हैं। अगर कोई एग स्टक हो जाता है उनके अंदर, जो हमारी ये फ्लोपियन ट्यूब है इसके अंदर अगर कोई एग स्टक हो जाता है तो वो बेबी में डेवलप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो बेबी डेवलप कराता है वो हमारे यूट्रस का नेचर होता है, यूट्रस के अंदर ही तो बेबी डेवलप हो पाता है। लेकिन फ्लोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो गया तो वहाँ पर बेबी डेवलप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्लोपियन ट्यूब में ही जो सेल है वो इम्प्लांट हो जाएगा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें यूट्रस के अलावा और भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे ये जो सेल है, जो फर्टिलाइज सेल है, वो इम्प्लांट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जिस जगह पर वो प्लेस्ड हुआ है, जिस जगह पर वो इम्प्लांट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक साइट हो गई सर्विक्स की जहाँ पे आके इम्प्लांट हो सकता है, ओवरीज में भी इम्प्लांट हो सकता है, ट्यूब में इम्प्लांट हो सकता है। अब ट्यूब में भी 3 जगह हो सकता है, ये जो स्टार्टिंग है ट्यूब की वो मिडिल पार्ट ऑफ द ट्यूब और द एंड पार्ट ऑफ द ट्यूब, तो इनके भी अलग अलग नेम। तो अगर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर कहीं भी इम्प्लांट हो रहा है तो उसे हम ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो ये कुछ टाइप्स हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट, एज द प्रेगनेंसी ग्रोज इट कैन कॉज द ट्यूब टू बस्ट। अगर जो फर्टिलाइज सेल हैं वो इम्प्लांट हो गए हैं फ्लोपियन ट्यूब में तो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि वो ट्यूब का नेचर ऐसा नहीं होता कि वो बेबी के साथ ग्रो करे। जैसे यूट्रस होता है, अगर यूट्रस के अंदर बेबी होता है तो यूट्रस अपने आप को बेबी के अकॉर्डिंगली अकोमोडिफाई कर लेता है, मतलब यूट्रस का साइज़ बढ़ता रहता है। इट्स अ बैलून का टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन जो हमारी ट्यूब्स हैं वो ऐसी नहीं होती हैं, तो अगर वहाँ पे बेबी की ग्रोथ होगी तो वो जो ट्यूब है वो बस्ट हो सकती है। अ रप्चर कैन कॉज मेजर इंटरनल ब्लीडिंग। अगर वो इस तरह से रप्चर हो जाएगी हमारी फ्लोपियन ट्यूब तो वहाँ पर मेजर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन है जिसके लिए इमीडिएट सर्जरी की जाती है। नाउ विल डिस्कस द रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रायर फ्लोपियन ट्यूब सर्जरी, प्रीवियस पेल्विक और एब्डोमिनल सर्जरी। नेक्स्ट,
सर्टेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जो हमारे STIs होते हैं उससे भी क्या होता है, अगर किसी लेडी को STIs हैं तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस या एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, pelvic inflammatory disease. Now, other factors that may increase a woman's risk of ectopic pregnancy include cigarette smoking, age older than 35 years, history of infertility, use of assisted reproductive technologies such as IVF. तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के होने में। अगर कोई फीमेल सिगरेट स्मोक करती है या फिर जो फीमेल है वो कंसीव कर रही है अबव द एज ऑफ 35, उनको या फिर हिस्ट्री है कोई इनफर्टिलिटी की या IVF का यूज़ हो रहा है, तो उसमें भी इस तरह के एरर के चांसेस आ जाते हैं कि जो सेल है वो फ्लोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए या फिर यूट्रस के अलावा किसी और साइट पे इम्प्लांट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या होंगे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के? एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, ये सबसे कॉमन सिम्टम है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट, लो बैक पेन होगा, माइल्ड पेन होगा एब्डोमेन में और पेल्विस में, और माइल्ड क्रैम्पिंग होगी ऑन द वन साइड ऑफ द पेल्विस। ये हमारे जो थे ये कॉमन सिम्टम्स थे, स्टार्टिंग के सिम्टम्स। बट एज एन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी ग्रोज, मोर सीरियस सिम्टम्स में डेवलप, स्पेशली इफ इट इज़ अ फ्लोपियन रप्चर। जो इनिशियली हमने सिम्टम्स डिस्कस करे हैं वो स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी के हैं, लेकिन जब वो जो सेल है, जो सेल ग्रोथ है, जो वहाँ पे इम्प्लांट हो चुकी है फर्टिलाइज सेल, जब वो ग्रो होने लगता है वहीं ट्यूब में ही, ठीक है, तो उसके बाद सीवियर सिम्टम्स आने लगते हैं। स्पेशली जो वो इम्प्लांट सेल है वहाँ पे इम्प्लांट होकर वो अगर बस्ट कर दे ट्यूब को, ठीक है, उसकी ग्रोथ की वजह से अगर ट्यूब बस्ट हो जाती है तो स्पेशली इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। सडन एंड सीवियर पेन इन द एब्डोमेन और पेल्विस, बहुत ही सडन और एकदम सीवियर पेन होगा लेडी को। शोल्डर पेन होगा, वीकनेस होगी, डिजीनेस होगी और फेंट हो जाएगी लेडी। नेक्स्ट, किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो देर इज़ नो सच वे टू कम्प्लीटली प्रिवेंट एन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, बट हेयर आर सम वेज टू डिक्रीज द रिस्क। हम कम्प्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकते, मतलब हम एश्योर नहीं हो सकते 100% कि ये जो प्रेगनेंसी होने वाली है ये एक्टॉपिक ना हो, बट कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम जो रिस्क है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी डेवलप होने का उसको लोअर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है लिमिटिंग द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, एंड दूसरा आता है यूजिंग अ कॉन्डम ड्यूरिंग इंटरकोर्स हेल्प्स टू प्रिवेंट STIs। अभी जैसे कि हमने डिस्कस करा कि जिन लेडी को STIs होता है उनको वो रिस्क फैक्टर में आती हैं, उनको रिस्क होता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी डेवलप होने का, ठीक है। तो अगर कॉन्डम यूज़ किया जाएगा इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में तो STIs नहीं होंगे, तो क्या होगा, जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है उसका रिस्क भी कम हो जाएगा, STIs का रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। और ये सब किस तरह से हम कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल पार्टनर्स ना हो, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि STIs का रिस्क उनको ज़्यादा होता है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देके हम एक तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और एक तरह से हम रिस्क लोअर कर सकते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के डेवलप होने का। नेक्स्ट, रेगुलर चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। दूसरा, हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो रेगुलर चेकअप्स होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं हमारे जो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन है हमारी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डिस्कस हो जाती हैं, जो भी लाइक ब्लड की कमी है या फिर किसी पर्टिकुलर हार्मोन की कमी है या फिर बेड रेस्ट चाहिए, तो वो सब चीज़ें उसी के अकॉर्डिंगली प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है। तो रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, रेगुलर चेकअप इंक्रीज द चांस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ हेल्दी बेबी। नेक्स्ट, विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट। So, an early ectopic pregnancy without unstable bleeding is most often treated with medication. तो मतलब अगर कोई प्रेगनेंसी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है जिसका, उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, मेडिकेशन से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें अनस्टेबल ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में वेजाइनल अनस्टेबल ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर किसी अर्ली एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं हो रही है, अनस्टेबल नहीं है वो ब्लीडिंग, तो उसमें मेडिकेशन से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो वो मेडिकेशन क्या करेगी, वो मेडिकेशन उस सेल की ग्रोथ को रोक देगी, ठीक है, और जो सेल वहाँ पे बन चुका है, जो फर्टिलाइज सेल है, उसको भी डिसॉल्व कर देगी फ्लोपियन ट्यूब में ही या फिर जहाँ भी वो प्रेगनेंसी डेवलप हुई है। द मेडिकेशन इज़ गिवन बाय द इंजेक्शन, तो जो वो मेडिकेशन है वो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। It is very important that the diagnosis of the ectopic pregnancy is certain before receiving this treatment. तो ये बहुत ही important line है
कि इस ट्रीटमेंट को, जो मैं मेडिकेशन की बात कर रही हूँ कि इंजेक्शन के थ्रू दी जा सकती है, जिससे सेल ग्रोथ रुक जाएगी और जो सेल बन चुके हैं वहाँ पे वो डिसॉल्व हो जाएंगे, ये जो पूरा ट्रीटमेंट है ये देने से पहले 100% ये सर्टेनिटी होनी चाहिए कि वो जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जरी की। इफ़ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैज़ रप्चर्ड अ ट्यूब, इमरजेंसी सर्जरी इज नीडेड। अगर वो ट्यूब फट गई है, फ्लोपियन ट्यूब फट गई है, रप्चर हो गई है, तो सर्जरी के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट, समटाइम्स सर्जरी इज नीडेड इवन इफ द फ्लोपियन ट्यूब हैज़ नॉट रप्चर्ड। ऐसा नहीं है कि सर्जरी तभी की जाएगी जब वो फट जाएगा। अगर डायग्नोस हो गई एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अर्ली स्टेज नहीं है, क्योंकि अर्ली स्टेज में तो मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट कर रहे थे, लेकिन मेडिकेशन से वो कंट्रोल में नहीं हो सकती, तो भी डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और वो इसलिए करते हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो जो प्रेगनेंसी है, मतलब जो फर्टिलाइज सेल है, ठीक है, जो जिसकी ग्रोथ हो रही है, या तो डॉक्टर सिर्फ उसको सर्जरी के थ्रू बाहर निकाल देंगे, या फिर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं डॉक्टर कि पूरी फ्लोपियन ट्यूब को ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह की सर्जरीज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एट लास्ट यू कैन रिव्यू दिस कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, एम्ब्रियो यहाँ पर इम्प्लांट होता है यूट्रस में, लेकिन एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में कहीं भी, यूट्रस को छोड़ के कहीं भी, ओवरीज में या फिर हमारी फ्लोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में, कहीं भी जाके इम्प्लांट हो सकता है। So that's all about this video. I hope you understood the topic quite well, but still if you guys have any doubt you can comment me below.